स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है ये भी विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर साइंस जो है इसको ऑप्ट करने के लिए आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, और किस BIT, MIT या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो फिर आप कंप्यूटर साइंस को जो है वो सकते हैं। बाकी वो लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 6 मंथ का या 1 ईयर का, वो लोग कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट ना करें। कंप्यूटर साइंस वही लोग रखें जिनकी जो है MCS है, BCS है, BIT है, MIT है, वो लोग कंप्यूटर साइंस रखें। अच्छा, कंप्यूटर साइंस पुराने सिलेबस में 100 नंबर का सब्जेक्ट था। न्यू सिलेबस में ये जो है इसको उन्होंने 200 मार्क्स में कन्वर्ट किया है कंप्यूटर साइंस को। जब पुराने सिलेबस की बात करूं तो इट मीन के 2015 तक जो सिलेबस था, 2015 तक का जो सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस कंसिडर किया जाता है, जबकि 2015 के बाद वाला जो सिलेबस है उसको न्यू सिलेबस कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो 2015 तक जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का था ये कंप्यूटर साइंस। अब 2015 के बाद से उन्होंने इसको 200 मार्क्स में कन्वर्ट किया। तो इसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो जरा देखते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के। ये कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट्स हैं। देखें जी, 2015 तक मैंने बताया कि इसका रिजल्ट्स आउट ऑफ 100 है। मरियम आ जाएगी आवाज। चलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बता दे मुझे। अस्मा, आप भी बता दो आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके सर, जब तक नहीं आते तब तक हम बातें कर लेते हैं। जो जो आप लोगों की क्यूरीज रह गई थी वो देख लेते हैं। फी क्या पैकेज है बोथ कोर्सेज का? स्टिल पैकेज पूछने लगता है, आप लोग बहुत लेट आते हो। रुको, मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा फीस का ये पैकेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों के पास सेफ हो जाए। जैसे सर आएंगे फिर वो इंशाल्लाह कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ अगस्त में बैच स्टार्ट होगा। आप एक काम करो, रजिस्ट्रेशन करा लो novacss.pk के ऊपर।
हमारे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तो उससे ये हो जाएगा कि जो भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझसे एक दो स्टूडेंट्स ने पहले भी पूछा है तो ये बिल्कुल फ्री है। बीकॉम के बाद उर्दू है, आई एम कंफ्यूज फॉर ऑप्शनल। कल नाजिया आप अटेंड करना ना ऑप्शनल वाला, तो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा ऑप्शनल के लिए। फरीहा इंस्टॉलमेंट तो है ही नहीं, आपको 1 गो में फी देनी पड़ेगी। लाहौर एकेडमी की टाइमिंग 6 to 9 है। मैं एकेडमी का बता देती हूँ टाइमिंग, मिल जाए मुझे। ये रही टाइमिंग वाली स्लाइड्स, लाहौर एकेडमी की टाइमिंग और बाकी कैंपसेस का टाइमिंग भी है। साथ ही आई गेस आई मिस्ड योर क्वेश्चन, आप दोबारा पूछ लो। कल भी सेमिनार है, कल सब्जेक्ट सिलेक्शन का सेमिनार है और स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अभी तक सिलेक्ट नहीं किए हैं वो कल वाला सेमिनार बिल्कुल भी मिस ना करें। आपकी 1-to-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी, वो किसी ना किसी एक CSP ऑफिसर के साथ, सो डोंट मिस दैट वन। दानिश कल बताएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, आप लोगों के ऑप्शनल सिलेक्ट भी करवाएंगे। स्केड्यूल क्या होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का? अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का स्केड्यूल इस तरीके से होगा कि आपका जो फर्स्ट मंथ होगा ना उसके अंदर आपको सिर्फ कंपल्सरी पढ़ाए जाएंगे। विद दैट मीनवाइल आप लोग अपने ऑप्शनल सिलेक्ट कर लोगे, कि स्टूडेंट्स को डिसाइड कर लोगे कि आप लोगों ने ये ऑप्शनल्स रखने, ताकि उसके बाद आपके ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएंगे। फुल्ला इतने ज्यादा मैसेज आते हैं। सिद्रा मुझे लगता है आपका मैसेज मिस हो गया इसलिए आपने हैंड रेस किया है। रुको मैं ढूंढती हूँ। जी जी राशिदा, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, आप करवा सकते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्लिश कोर्स, यहाँ पर जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं ना वो हम लोग खाली इंग्लिश का कोर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कंप्लीट कोर्स ऑफर कर रहे हैं और एक कंपल्सरी का कर रहे हैं विद स्क्रीनिंग। तो आप इन दोनों में से कोई फिलहाल कोर्स ले सकते हैं। आपके सर वापस आ गए हैं, आप लोगों की क्यूरीज जो आई हैं मैं उन्हें चैट में रिप्लाई करती हूँ और आप लोग कंटिन्यू करो। होपफुली कि अभी पता चलता, मैं चैट बॉक्स में सवाल देखती हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करके एक एक को रिप्लाई कर दूंगी। तब तक ध्यान आप लोग अपना सब्जेक्ट ट्रेंड में रखो। चलो जी, आप लोग कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे थे। कंप्यूटर साइंस जो है इसका मैं रिजल्ट आप लोगों को शो कर रहा था। कंप्यूटर साइंस में 2011 का रिजल्ट बहुत बुरा था। कंप्यूटर साइंस का देख लें 2011 का रिजल्ट जो है, ये जो जिन 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 सालों के रिजल्ट्स आपको बुरे नजर आ रहे हैं ना, तो इनके पास पेपर्स लाजमी आप लोग चेक कीजिएगा कि पास पेपर्स इनके किस टाइप के थे जिस साल इनके रिजल्ट्स बुरे आए हैं। 2011 में कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट बुरा था, फिर 2013 में भी बुरा था इसका रिजल्ट जो है। इसके बाद इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लिहाजा अभी ये 2021 तक के इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। लिहाजा जिन लोगों का BCS, MCS, BIT, MIT वगैरह का बैकग्राउंड है वो लोग जरूर इस कंप्यूटर साइंस को कंसिडर करें। हाईएस्ट स्कोर की रेंज भी देख लें कि ये 148, 150, 154, 162 इस रेंज तक ये जा रहा है, 162 तक जा रहा है। मीन के 80% की रेंज में ये स्कोर दे रहा है अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी एफर्ट करता है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिन लोगों का बैकग्राउंड है। बगैर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो है वो ना रखें, जिन लोगों का वीक बैकग्राउंड है वो ना रखें इस सब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है वो नेक्स्ट दोनों है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है। ठीक, अब इस सब्जेक्ट में इस ग्रुप में टोटल 5 जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। पहले तीनों सब्जेक्ट्स बगैर बैकग्राउंड के ऑप्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन अगले दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों विदाउट बैकग्राउंड अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को। जो देखें, पॉलिटिकल साइंस जो है
एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये पॉलिटिकल साइंस बगैर बैकग्राउंड के हो सकता है, विदाउट बैकग्राउंड आप इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो स्टूडेंट याद अच्छा कर लेते हैं, जिनकी क्रैमिंग अच्छी है, उन लोगों के लिए ये ज्यादा सूटेबल सब्जेक्ट है। कैसे, अगर आप इसके जो है वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें और उसके अगर एक दो मेन एरियाज में आपको बताऊं तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि ये उन स्टूडेंट्स को सूट करता है जो चीजें याद अच्छी कर लेते हैं। कैसे कि देखें, एक इसका मेन एरिया है फिलासफर्स का। पॉलिटिकल साइंस में कोई 34-35 फिलासफर्स हैं। अब डेफिनेटली जब फिलासफर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने उसी फिलासफर की थ्योरी लिखनी है। आप अपनी तरफ से तो फिलासफर नहीं बन सकेंगे ना, या अपनी तरफ से चीजें ऐड तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसका दूसरा मेन एरिया है कॉन्स्टिट्यूशंस का। कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई 10 या 11 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो भी डेफिनेटली चीजें याद करने वाली हैं। वो अपनी तरफ से आप पेपर में बैठ के आर्टिकल तो नहीं बनाएंगे ना। तो इसलिए जो है ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है जो चीजें याद अच्छी कर लेते हैं, जो याद करके चीजें रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको ये ज्यादा सूट करता है सब्जेक्ट जो है। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट के जो है ओवरलैपिंग ऑप्शनल में ये किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, कि मीन के कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर होता है या एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की नंबर 1 जो ओवरलैपिंग है वो ग्रुप 3 में आप देखें, आपको नजर आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राउंड अबाउट पब्लिक एड का जो है वो 20-25% सिलेबस पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है ना। एक तो इसकी ओवरलैपिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस की, ठीक। फिर दूसरी इसकी ओवरलैपिंग जो है ग्रुप 3 में ही आपको एक और सब्जेक्ट नजर आ रहा है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है ये सब्जेक्ट भी कोई राउंड अबाउट 30% जो है वो पॉलिटिकल साइंस में कवर होता है। 30 से 35% जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस में कवर होता है। फिर इसकी नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग है ग्रुप 5 में हिस्ट्री ऑफ यूएस से, जो यूएस हिस्ट्री है उसके साथ भी पॉलिटिकल साइंस 20-25% जो है वो यूएस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में कवर होती है, 20 से 25%। फिर पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट ओवरलैपिंग जो है ग्रुप 5 में है जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट। जेंडर स्टडी के साथ पॉलिटिकल साइंस की कोई 10% तक ओवरलैपिंग है। 10% तक जेंडर स्टडी के साथ पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करते हैं, क्योंकि जेंडर स्टडी की जो बेसिक थ्योरीज हैं वो आप पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस की वो ग्रुप 5 में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये 100% पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है। मीन के सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है इसकी ओवरलैपिंग पॉलिटिकल साइंस की ग्रुप 7 किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है ना। अब अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा और वो पहली दफा पढ़ना चाह रहा है तो वो कितने दिनों में इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकता है। पहली तो बात ये ज़हन में रखिएगा कि ये बात जो है टाइम ड्यूरेशन जो है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं या लाइक होते हैं, वो कम टाइम में चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो खर दिमाग होते हैं,
बार बार चीजें रिपीट भी करते रहे तो उनको समझ नहीं आती, तो उनको डेफिनेटली फिर ज्यादा टाइम चाहिए होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट को देखा जाए, एवरेज स्टूडेंट मीन एक मीडियाकर स्टूडेंट है, ना वो बहुत ज्यादा लायक है और ना वो बहुत ज्यादा नालायक है, एक मिडिल एवरेज सा स्टूडेंट है, उसको अगर आप सामने रख के अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखें, तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट 5 से 6 घंटे रोज इस सब्जेक्ट को पढ़े, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए जो उसको मिनिमम टाइम चाहिए वो 35 डेज रिक्वायर्ड है। 35 एक दिन जो है वो 30 से 35 दिनों में वो इस सब्जेक्ट को अच्छा प्रिपेयर कर सकता है। ठीक, अगर वो प्रॉपर फोकस होकर इसको पढ़े। गो थ्रू तो हो सकता है आप 2 से 3 दिनों में गो थ्रू कर लें, लेकिन एक प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो 35 डेज आपके कंज्यूम करेगी। ठीक है, स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो मैं इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पॉलिटिकल साइंस के आपके सामने रिजल्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में रात को आप लोग बैठ के डिटेल में देखते रहिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पिछले 16 सालों में इस सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जिन सालों में इसका रिजल्ट बहुत बुरा आया था, और वो 2 साल आपको नजर आ रहे हैं, एक है 2009 और दूसरा है 2013। इन दोनों सालों में पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट बुरा था। 2009 में देखें कि 1655 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 120 क्रॉस हुआ और हाईएस्ट स्कोर 124 था। ठीक, फिर इसी तरह 2013 में देखें 940 स्टूडेंट में से सिर्फ 8 स्टूडेंट थे जिनका 120 क्रॉस हुआ और हाईएस्ट 123 थे। ठीक है ना, तो ये 2 साल पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बहुत बुरे रहे हैं इसके रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर बाकी साल देखें तो बाकी सालों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बल्कि पिछले 2 सालों में तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 2020 में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट था इसका। 2020 में देखें 1500 में से 420 स्टूडेंट 120 क्रॉस हुआ और हाईएस्ट स्कोर 145 था। 2021 में देखें 2680 स्टूडेंट में से 571 स्टूडेंट ने 120 क्रॉस किया और हाईएस्ट स्कोर 147 था। तो स्कोरिंग वाइज यूं समझें कि ये एक, अगर आप अच्छी एफर्ट करते हैं तो 130, 135, 140 तक ये आपको स्कोर दे देता है, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं तो हो सकता है कि 150 प्लस में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा 2 साल ये जो मैंने आपको बताया इनके पेपर्स लाजमी चेक कीजिएगा, पास पेपर्स 2009 के और 2013 के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस साल स्टूडेंट इतना बुरी तरह इसमें फेल क्यों हुआ। बाकी सालों के इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। 2023 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। सारा सदीक कंप्यूटर साइंस जो है वो इंटर की बेस के ऊपर ऑप्ट नहीं की जा सकती बच्चे, ये सारा मास्टर लेवल का सिलेबस MCS का सिलेबस है, तो इंटर में तो बहुत चीजें बेसिक होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। अब IR जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में, पुराने सिलेबस में ये 100 नंबर का था, न्यू सिलेबस में ये 200 का है। पुराना सिलेबस की बात करूं तो इट मीन के 2015 तक ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था, 2015 के बाद से 16 से ऑनवर्ड ये 200 मार्क्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना, अब ये सब्जेक्ट जो है ये भी विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, बगैर बैकग्राउंड के अगर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। ये सब्जेक्ट ज्यादा सूटेबल है कंसेप्चुअल नेचर वाले स्टूडेंट को। कंसेप्चुअल नेचर वाले स्टूडेंट मीन के वो स्टूडेंट जो खुद से चीजें एक्सपेंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, चीजों को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उन स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा सूटेबल सब्जेक्ट है। ठीक, अब इसकी जो ओवरलैपिंग्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ, ये किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है? पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसका जो सिलेबस है ये ओवरलैप करता है ग्रुप 4 में। अगर आप देखें तो वहां पर आपको यूरोपियन हिस्ट्री नजर आ रही है, तो यूरोपियन हिस्ट्री को 35% IR में कवर हो जाती है, 35% तक। फिर ग्रुप 4 में ही आपको US हिस्ट्री नजर आ रही है, तो US हिस्ट्री जो है वो राउंड अबाउट जो है वो 25% IR में कवर होती है, हिस्ट्री ऑफ US से। US हिस्ट्री 25%, यूरोपियन हिस्ट्री 35% कवर होती है। फिर
ग्रुप 6 में आप देखें तो आपको इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नजर आ रहा है। इंटरनेशनल लॉ जो है ये राउंड अबाउट आईआर में 50%, 45 to 50% इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस आईआर में कवर हो जाता है, 45 to 50%। ठीक, फिर इसके अलावा ये आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में हेल्प करता है। कंपलसरी में सबसे ज्यादा हेल्प आपको इसकी मिलती है करंट अफेयर में। करंट अफेयर के साथ तो यूं समझे कि आईआर की 100% ओवरलैपिंग है। आईआर का जो पार्ट 2 होता है वो सारा ही करंट अफेयर होता है, तो लिहाजा जिसका करंट अफेयर अच्छा है उसका आईआर का पार्ट 2 अच्छा है, वाइस वर्सा जो है। तो करंट अफेयर में 100% इसकी ओवरलैपिंग है। फिर पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प आपको करता है 15%, 10 to 15% से, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर में भी पाकिस्तान के रिलेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है, तो वो सारे आईआर के टॉपिक्स हैं। फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान, ये भी आईआर का टॉपिक है। तो ये जो है वो 15% तक आईआर, जो पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस है वो आपका आईआर में कवर होता है। ठीक, फिर इसके अलावा इंग्लिश एसए में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प है आईआर की। हर साल, इवन इस साल 2021 का 22 का अगर आप एसए का पेपर देखें तो 4 से 5 टॉपिक ऐसे थे जो कि आईआर से मिल रहे थे, जिनका बैकग्राउंड आपको आईआर से मिलता है। तो एसए में भी इसकी आईआर की बहुत ज्यादा हेल्प है। हेल्प मीन के हर साल आपको 3-4 टॉपिक्स एसए के निकाल देता है ये सब्जेक्ट जो है, मीन के आईआर में से वो एसए के टॉपिक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके रिजल्ट्स अगर आईआर के हम चेक करें तो आईआर के रिजल्ट्स जो हैं वो, मैं बच्चे आईआर के आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ, थोड़ा उससे आपको आइडिया होगा कि आईआर के कैसे रिजल्ट्स हैं। ये आईआर के रिजल्ट्स, अब देखें कि 2015 तक जो इसके रिजल्ट्स थे वो आउट ऑफ 100 हैं, और आफ्टर 2015 जो है ये आउट ऑफ 200 इसके रिजल्ट्स हैं। जब ये 100 मार्क्स का था तो उस वक्त 2009 में बहुत बुरा रिजल्ट था इसका, 2011 में बुरा रिजल्ट आया, बल्कि 2012 में तो यूं समझे सबसे बुरा रिजल्ट था 2012 में इसका। ठीक है, जब ये 100 मार्क्स का था। लेकिन जब से ये 200 में 2016 से ऑनवर्ड इसके रिजल्ट्स देखें, 2016 से ऑनवर्ड वाले, क्योंकि ये आपके काम के होने हैं, क्योंकि ये जब से 200 में कन्वर्ट हुआ। देखें कि 2016 में 6000 स्टूडेंट ऑलमोस्ट इसमें पीयर हुआ 6000, और उसमें से 268 स्टूडेंट था जिसका 60% अबव गया, जिन्होंने 120 क्रॉस किया। हाईएस्ट स्कोर 162 था। तो 2016 का इसका एक अच्छा रिजल्ट कंसिडर किया जाता है, 2016 का इसका एक अच्छा रिजल्ट है, तो बुरा रिजल्ट इसका कंसिडर नहीं किया जाता। फिर जो है 2017 का रिजल्ट जरा गौर से देखिएगा। ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा आपकी आंखें खोलने के लिए शायद, ये 2017 का रिजल्ट देखिए, सबसे बुरा रिजल्ट जो है वो 2017 का है कि देखिए 6508 स्टूडेंट अपीयर हुआ यार, और उसमें ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट फेल। 6508 में से देखें कोई ऑलमोस्ट 4700 स्टूडेंट फेल हुआ इसमें। ठीक है, और सिर्फ एक स्टूडेंट का 120 क्रॉस हुआ, ओनली वन स्टूडेंट जिसका 120 क्रॉस हुआ। ठीक है, तो 2017 का आईआर का बहुत ही बुरा रिजल्ट था, लेकिन 2018 में आईआर में फिर अच्छा रिजल्ट आया। 2018 में देखें आईआर का बल्कि बेस्ट रिजल्ट था इसका, 800 स्टूडेंट जो है वो 120 क्रॉस हुआ, हाईएस्ट स्कोर 168 आया। 2019 में फिर आईआर में बुरा स्कोर है, 2019 में ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट अपीयर हुआ, और 22 स्टूडेंट जो थे वो उनका 120 क्रॉस हुआ सिर्फ आउट ऑफ 9000। ठीक है बच्चे, मैं ये आप लोगों को रिजल्ट्स इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए कि कौन से सिलेक्ट करें कौन से ना करें। ये सारी इस आज की ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि आपको पिछले सारी पिक्चर आपके सामने आ जाए कि उन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स कैसे रहे। ठीक है ना, 19 का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं था, लेकिन 20 का ठीक था, 21 का भी इसका रिजल्ट अच्छा आया। ठीक है ना, तो 2023 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है, अगर वो रखना चाहे तो आईआर रख सकते हैं।
और टाइम ड्यूरेशन आईआर के लिए भी ऑलमोस्ट इतना ही है जितना पॉलिटिकल साइंस के लिए 35 to 40 डेज आपको चाहिए अगर आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ें तो 35 to 40 डेज में आप इस सब्जेक्ट को अच्छा प्रिपेयर कर लें। अब ये ज़ारा आप बच्चे आज रात को बैठ के देखें ना आईआर और उसके सारे पास पेपर्स और उन सारी चीजों को, फिर कल जब आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी तो उसमें हम फिर इस चीज को फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी, अब हम अगले ग्रुप में आते हैं। अब ग्रुप 1 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बगैर, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 में ये जो ग्रुप 2 में सारे सब्जेक्ट्स है ना, इनके लिए आपका बैकग्राउंड एमएससी बीएस 4 ईयर इस लेवल का रिक्वायर्ड है। ये सारे सब्जेक्ट्स बगैर बैकग्राउंड के नहीं होंगे। तो हम वन बाय वन इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। पहले फिजिक्स को देखते हैं कि जो फिजिक्स है, अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स आप करना चाहता है तो किस लेवल का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, एमएससी फिजिक्स या फिर बीएस 4 ईयर फिजिक्स है तो फिर आप फिजिक्स को आप करें, या फिर अगर आप इंजीनियर है, इंजीनियर चाहे आप कोई भी इंजीनियर है तो फिजिक्स आप करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इंजीनियर्स को डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा फिजिक्स की प्रिपरेशन में। अगर एमएससी फिजिक्स वाला इस सब्जेक्ट को 20 से 25 दिनों में प्रिपेयर करेगा तो कोई इंजीनियर अगर इसको आप करता है तो उसको शायद इसकी प्रिपरेशन के लिए 45 to 50 डेज चाहिए होंगे मिनिमम, शायद इससे ज्यादा भी हो लग जाए उसके। ठीक है, तो उनको अगर इंजीनियर रख तो सकते हैं लेकिन टाइम फिर उनको इसके लिए स्पेयर ज्यादा करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि 200 नंबर का सब्जेक्ट है और इसमें खुदा ना खास्ता बुरा रिजल्ट आ गया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फाइनल एलोकेशन में आपके लिए। ठीक है, तो फिजिक्स बगैर बैकग्राउंड के नहीं होगा, वीक बैकग्राउंड के साथ भी नहीं होगा। एमएससी फिजिक्स, बीएस 4 ईयर फिजिक्स, या फिर अगर आप इंजीनियर हैं, फिजिक्स के रिजल्ट्स जो है उनको भी जरा देख लें। ये फिजिक्स के रिजल्ट्स हैं पिछले, हम नीचे से अगर शुरू करें 2021 में फिजिक्स का रिजल्ट अच्छा था, अच्छा स्कोर आया, इसमें हाईएस्ट स्कोर भी 158 था, लेकिन 2020 का रिजल्ट इसका कोई अच्छा नहीं था, पुअर रिजल्ट कंसीडर किया जाता है 2020 का। 2020 में 450 में से सिर्फ 28 स्टूडेंट जो है उनका 120 क्रॉस हुआ। 2019 का एक्सेप्टेबल था, लेकिन इसका फिजिक्स का जो बेस्ट रिजल्ट था वो 2018 का। 2018 में फिजिक्स का अच्छा रिजल्ट था क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है उसकी रेंज बढ़ गई। ठीक है ना, 177 तक हाईएस्ट स्कोर हुआ। 2016 का रिजल्ट इसका बहुत बुरा रिजल्ट था। 2016 इवन जो टॉपर थी मिलिया इसार, 2016 की टॉपर थी, वो इंजीनियर थी और वो हमारी स्टूडेंट थी जिसने 2016 में टॉप किया, इंजीनियर थी और उसने फिजिक्स आप किया हुआ था, तो फिजिक्स में उसका 113 स्कोर था। ठीक है ना, तो 2016 का रिजल्ट इसका कोई इतना अच्छा नहीं था फिजिक्स का, लेकिन 2017 से ऑनवर्ड इसके तकरीबन एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना, जो लोग रखना चाहते हैं उनके ज़हन से एक चीज भी ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इस चक्कर में रखना चाह रहे हैं कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हाईएस्ट स्कोर की रेंज से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने 100 आउट ऑफ 100 लिए है, 200 में से 190 195 लिए हो, ऐसा नहीं। 150 160 तक बहुत अच्छी एफर्ट करेंगे तो आपको इस रेंज में ये स्कोर दे देगा फिजिक्स में। ठीक जी, बगैर बैकग्राउंड के ये ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बगैर बैकग्राउंड के नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिजिक्स के बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, एमएससी केमिस्ट्री या फिर बीएस 4 ईयर केमिस्ट्री है तो फिर आप ऑप्ट करें, ज्यादा बेहतर है। बाकी डी फार्मेसी वाले लोग जो है या जो फार्मेसी वाले हैं जिन्होंने फार्मेसी में डिग्री की हुई है वो लोग भी केमिस्ट्री आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एरिया कवर्ड होता है, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री उन्होंने कवर करनी होती है। देखिए आपने 33% आपका कवर। बायो केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को आप ना करें। जिन लोगों ने बीएससी की हुई है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री 2 साल वाली, वो भी केमिस्ट्री आप ना करें। बीएस 4 ईयर है या एमएससी केमिस्ट्री है तो फिर आप केमिस्ट्री को आप करें।
अदरवाइज बगैर बैकग्राउंड या वीक बैकग्राउंड के साथ केमिस्ट्री में ना जाए। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री भी एक्सेप्टेबल है, इसका स्कोर भी ये है कि ठीक है। इसके रिजल्ट्स भी देख लें केमिस्ट्री के। 2021 में इसका रिजल्ट अच्छा था केमिस्ट्री का, हाईएस्ट स्कोर 146 था, 88 स्टूडेंट ने 120 क्रॉस किया केमिस्ट्री में। फिर 2020 का रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता था, 2019 का रिजल्ट भी बस एक्सेप्टेबल था, ठीक है ना। तो ये 2 सालों के रिजल्ट्स जो है वो 18 और 19 के कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन 21 का रिजल्ट अच्छा है, 19 और 20 के रिजल्ट अच्छे नहीं। 2016 का रिजल्ट इसका भी बहुत बुरा था, ठीक है ना। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में डिटेल में आप इसको देखते रहिएगा। तो केमिस्ट्री उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिनका बैकग्राउंड है, ठीक है, वो केमिस्ट्री आप करें, बाकी केमिस्ट्री से अवॉइड करें तो बेहतर है। हाईएस्ट स्कोर की रेंज भी देख लें तो 146, 139, 150 तो सिर्फ एक बार क्रॉस हुआ है केमिस्ट्री में, और वो क्रॉस हुआ है 2012 में जब इसका बेस्ट रिजल्ट था, उस वक्त 152 हाईएस्ट स्कोर था। बाकी इसके स्कोरिंग जो है वो 135 140 इस रेंज में ये स्कोर दे रहा है, तो ठीक है, स्कोर एक्सेप्टेबल स्कोर है। अगर जिनका बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री आप करना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, दोनों मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। अब ये जो दोनों मैथमेटिक्स हैं ये ओल्ड सिलेबस में 2015 तक जो सिलेबस था उसमें ये 200 मार्क्स के थे। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी 200 नंबर का था और प्योर मैथमेटिक्स भी 200 नंबर का था। अब न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया कि इसको 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मार्क्स उन्होंने कम किए हैं, सिलेबस को कम नहीं किया। तो इट मीन कि अगर किसी ने मैथमेटिक्स लेना है तो अगर दोनों लेने हैं तो सिलेबस उसको 400 नंबर वाला कवर करना है, कोई एक लेना है तो फिर भी उसको 200 नंबर वाला सिलेबस कवर करना है, क्योंकि पहले ये 200 नंबर का सब्जेक्ट था। तो मैथमेटिक्स के लिए एमएससी मैथमेटिक्स है या बीएस 4 ईयर मैथमेटिक्स है तो फिर आप करें। इंजीनियर्स वगैरह जो है वो मैथमेटिक्स से प्रेस करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ थोड़े से आपको मैथमेटिक्स के, ताकि आपको चीजें फर्दर क्लियर हो जाए। प्योर के पहले आपको दिखाता हूँ, ये मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स। लिहाजा जिन लोगों ने रखना है तो जरा सोच समझ के रखिएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि ये जो पहले लोग अपीयर हुए हैं इनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स या एमफिल मैथमेटिक्स किया होगा, तो उनके भी स्कोर देख लें। 2006 में देखें मैथमेटिक्स में 49 स्टूडेंट अपीयर हुआ और 48 स्टूडेंट फेल हो गया, 49 में से 48 फेल हुआ। 2007 में 27 में से 20 स्टूडेंट फेल हुआ, 2008 में 32 में से 27 स्टूडेंट फेल हो गए। तो फेलियर रेशियो मैक्सिमम है मैथमेटिक्स में। इसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो सिर्फ 2020 का है। 2020 में जो है वो इसका अच्छा रिजल्ट था, 2020 में 24 स्टूडेंट जो है वो 60% अबव गए। तो 2015 तक जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ 200 के हैं, और 2015 से ऑनवर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ 100 के हैं। तो लिहाजा अगर किसी ने मैथमेटिक्स लेना है तो अपने आप को जरा चेक कर ले, प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर एक दफा नजर मार ले, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि इसका स्कोर कैसा चल रहा है। इसके साथ ही ये प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स फिर भी कुछ एक्सेप्टेबल हैं, कुछ बेहतर है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है उसके रिजल्ट्स आपके सामने है। ये 2021 का रिजल्ट बुरा था अप्लाइड मैथमेटिक्स का, लेकिन 20 का रिजल्ट इसका अच्छा था। 17, 18, 19 के रिजल्ट बहुत बुरे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स के, 17, 18, 19 के, ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है 16 का रिजल्ट भी बुरा था, 14, 15 में अच्छा था, 13 का तो बहुत बुरा रिजल्ट आया। तो ये देख लें मैथमेटिक्स का। अक्सर स्टूडेंट मैथमेटिक्स इसलिए लेते हैं कि जैसे 20 आउट ऑफ 20 उनका आएगा, लेकिन ये चीजें अपोजिट हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती है, 20 के बजाय फिर 0 आ जाता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिनका है वो इसको कंसिडर करें। मैं उनको भी एडवाइस तो नहीं करता, लेकिन अगर वो कंसिडर करना चाहते हैं तो वो करें, बाकी लोग जो है इससे बचें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपका बैकग्राउंड चाहिए जी। एमएससी स्टैटिस्टिक्स है तो फिर आप इसको आप करें, या फिर अगर आपने एमकॉम किया हुआ, आईसीएमए किया है, सीए एसीसीए किया हुआ, तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स को आप करें, ठीक है ना।
ये वो नहीं है सब्जेक्ट कि किसी और डिग्री में आपने कोई एक अलग कोर्स स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा है तो उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ CSS में स्टैटिस्टिक्स आप करें, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। ये प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है, MSc BS 4 ईयर है, तो फिर आप इसको ऑप्ट करें, अदरवाइज अवॉइड करें तो बेहतर है। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी देख लें। ये है रिजल्ट्स पिछले 2 साल के, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2020 और 2021 में तो इसके बेहतर रिजल्ट्स थे, लेकिन 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 ये 4 साल इसके बहुत ही बुरे रिजल्ट्स थे। ठीक है, अगर आप इस डाटा को वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो उनकी रिपोर्ट्स है ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये मैंने वहीं से सारा डाटा लिया हुआ है। तो वो जो 3-4 साल की उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसको अगर आप चेक करेंगे तो यही सारा डाटा आपको वहां पर मिलेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो फिर डेफिनेटली ये जो है न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैथमेटिकल बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिस डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस डिमांडिंग है तो इट मीन के टाइम वो आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे। मरियम अहमद एंड के ऊपर दिखाऊंगा, आप सिर्फ आपके चक्कर में जो है वो बाकी स्टूडेंट्स का टाइम तो जाया नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी के लिए आपकी या तो जियो फिजिक्स में डिग्री हो, या फिर जियोलॉजी में MSc हो, या फिर जियोलॉजी में BS 4 ईयर हो, तो फिर आप जियोलॉजी को ऑप्ट करें, अदरवाइज बचे इससे। ये भी ओल्ड सिलेबस में 200 नंबर का था, न्यू सिलेबस में इसको 100 मार्क्स में उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो सिलेबस इसका भी 200 वाला ही है। लिहाजा जिसने जियोलॉजी पढ़नी है इट मीन कि उसको 200 मार्क्स वाला सिलेबस कवर करना पड़ना है। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। ये पहले भी वंस जो है जब ये 200 मार्क्स का था तो उस वक्त भी इस सब्जेक्ट में 140, 150, 160 की रेंज में ये 70 to 80% ये स्कोर दे रहा था। अब ये 100 मार्क्स में जब से कन्वर्ट हुआ है तो अब भी इस सब्जेक्ट में जो है वो 70, 75, 80 की रेंज में स्कोर आ रहा है। स्कोरिंग वाइज ये अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी है। तो लिहाजा वही बंदा रखे जिसकी डिग्री है या जिसका बैकग्राउंड है इस सब्जेक्ट। मरियम अख्तर, ऐसा कोई मसला नहीं होता। कुछ लोग जो BA की बेस के ऊपर अपीयर होते हैं तो वो क्या करते होंगे फिर इंटरव्यू में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ग्रुप 3 में आए। टाइम कम है पीछे, आप जरा स्पीड से हम लोग चलें तो ज्यादा बेहतर है, तब भी ये चीजें कवर होंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट बैकग्राउंड नहीं हो सकता, इसके लिए आपका BBA MBA का बैकग्राउंड चाहिए, या फिर आपने BCom MCom किया हुआ तो वो रखें, या फिर ICMA वाले लोग जो हैं वो भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अकाउंटिंग के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरलैपिंग है, कोई यूं समझे कि 20% ओवरलैप करता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले सिलेबस के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और अकाउंटिंग में भी है। इस टाइप के टॉपिक्स हैं इसमें। तो कोई 20% जो है वो अकाउंटिंग में, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका कवर होता है। अगर आपने BBA MBA किया हुआ है तो फिर इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको 15 से 16 दिन चाहिए। ठीक, अगर आप MCom ICMA ACC की बेस के ऊपर ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो मिनिमम 25 डेज चाहिए, 20 to 25 डेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो है उन्होंने जो ICMA CA वाले लोग होते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट इसका जो है वो 25% तक एरिया कवर्ड होता है, बाकी उन्होंने 75% कवर करना होता है। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एवरग्रीन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एवरग्रीन हाई स्कोरिंग मीन के पिछले 16 सालों में एक साल भी इस सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा नहीं आया जिस साल इसका बुरा स्कोर आया। ये 70%, 80% तक स्कोर देता है। अब इस साल भी इसमें हाईएस्ट स्कोर जो था 2021 में, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 86 था हाईएस्ट स्कोर जो है, और 2020 है उसमें हाईएस्ट स्कोर इसमें जो है वो 87 था। तो हर साल ये सब्जेक्ट 80 प्लस में जाता है। तो जिन लोगों का बैकग्राउंड है BBA MBA है तो वो जरूर इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। ये एक एवरग्रीन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मीन के पिछले 16 सालों में इसका एक साल भी ऐसा नहीं है जिस साल इसका बुरा रिजल्ट आया। तो रिकमेंडेड है BBA MBA वालों को या ICMA MCom वालों लोगों को, वो लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं इस सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है विदाउट बैकग्राउंड हो सकता है,
अगर आपने ना भी कभी पब्लिक एड पढ़ी हो तो फिर भी अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। एक तो इस सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस के साथ है, और दूसरी इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर ओवरलैप करता है इस्लामियात, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसके साथ इसके एक दो चैप्टर्स ओवरलैप करते हैं, क्योंकि इस्लामियात जो है उसका सिलेबस में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लाम, ये एक पूरा चैप्टर है इस्लामियात के पेपर में, तो सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ओवरलैप कर रहा होता है। बाकी इसकी किसी और सब्जेक्ट के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, पॉलिटिकल साइंस या फिर इस्लामियात। अगर आपने जिंदगी में कभी भी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा तो फिर जो है आपको टाइम लगेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ इस सब्जेक्ट को आप करते हैं तो 15 से 16 दिनों में आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं विद पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बगैर इस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर ये जो है वो 20 से 22 दिन आपके लगेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक, स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जरा स्कोर देख लें, उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट है। ये है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोर, ये पहले भी 100 मार्क्स का था, अब भी 100 मार्क्स का। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लें कि 2016 से ऑनवर्ड देखें, 15 में तो ये बेस्ट था, 2015 का रिजल्ट तो यूं समझिए कि इसका बेस्ट रिजल्ट था, 2016 में ठीक आया, 17 में बहुत बुरा रिजल्ट आया इस सब्जेक्ट का, 18 में फिर इसका बेस्ट रिजल्ट आया, 19 में फिर बुरा आया, 20 में बहुत अच्छा आया, 21 में फिर बुरा आया। अब अगर आप इसका सीक्वेंस जरा देखें ना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, 2014 से सिर्फ देख ले, 2016-15 से ऑनवर्ड कि एक साल अच्छा दे रहा है और एक साल बुरा दे रहा है। 16 में अच्छा, 17 में बुरा, 18 में अच्छा, 19 में बुरा, 20 में अच्छा, 21 में बुरा। तो 23 वाले फिर थोड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करें, क्योंकि 22 में शायद इसका अच्छा रिजल्ट आ जाए, और 23 में जो है वो फिर जो इसका सीक्वेंस बता रहा है वो तो यही बता रहा है कि 23 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन बगैर बैकग्राउंड के हो सकता है। ये नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, ना रखें 23 के लिए, लेकिन अगर रखना है तो इसको फिर थारोली कवर करें, प्रॉपर कवर करें, ताकि अगर कोई ऊंच नीच इसके पेपर में हो भी तो आपका एरिया सारा कवर्ड हो। अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है ये एक न्यू सब्जेक्ट है, ये पहले नहीं था। ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है पहली दफा 2016 में, 2016 से लेके 2021 तक इसके रिजल्ट्स हैं। 2016 से पहले ये सीएसएस में था ही नहीं सब्जेक्ट, तो इसलिए 2016 से पहले इसके रिजल्ट्स ही नहीं। ठीक है ना, तो 2016 से ऑनवर्ड ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो लिहाजा इसके रिजल्ट्स भी 2016 से ऑनवर्ड थे। अच्छा, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है ये भी विदाउट बैकग्राउंड आप किया जा सकता है। ये क्रैमिंग वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है, क्रैमिंग वाले स्टूडेंट के लिए। ये सब्जेक्ट भी आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, और मैंने बताया कि 30-35% तक इसकी ओवरलैपिंग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसका कंपैरेटिवली कम सिलेबस है, क्योंकि आपको पता नहीं है शायद कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही ब्रांच जो है ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही ये ब्रांच है, अब इसमें सेपरेट मास्टर हो रहा है, पहले ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही पढ़ाया जाता था, तो लिहाजा इसका सिलेबस पब्लिक एड से कम है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ले रहा है 15 से 16 दिन प्रिपरेशन के लिए, तो ये शायद आपका 13 से 14 दिनों में आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ये क्रैमिंग वालों को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली है। इसकी एक तो पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैपिंग है, और दूसरी सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग जो है वो भी इस्लामियात के साथ है। इसका भी एक चैप्टर इस्लामियात के साथ ओवरलैप करता है, गवर्नेंस एंड इस्लाम जो है, तो वो इसका ओवरलैप करता है इस्लामियात के साथ। बाकी इसकी भी किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं है। अब 16 से लेकर 2021 तक के जो इसके रिजल्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट इसके सारे ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। 16-17 में ये इस सब्जेक्ट के जो रिजल्ट था यूं समझे कि 60s में था, 60s में मीन के 60-65 की रेंज में इसमें 16-17 में रिजल्ट है। 18, 19, 20, 21 इन चारों सालों में इस सब्जेक्ट में रिजल्ट जो है वो 70s में रहा। इवन 2021 का पेपर बड़ा टफ कंसिडर किया जाता था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का, लेकिन इसका जब रिजल्ट आया तो वो ये जो है ना इसमें 70+ में स्टूडेंट्स का स्कोर था। ठीक है, तो अच्छा है स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकमेंडेड है। विद पॉलिटिकल साइंस अगर रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। 2024 के लिए तो पब्लिक एड प्रेफरेबल है, लेकिन 2023 के लिए प्रेफरेंस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी को दें तो ज्यादा बेहतर है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम जो है वो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। यहाँ पर टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट सिर्फ लिखा हुआ है। अच्छा, टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट के साथ भी ऑलमोस्ट वही हुआ है जो कि
नेशनल पब्लिक पॉलिसी के साथ था। ये भी एक नया सब्जेक्ट है, ये भी पहले नहीं था, टाउन प्लानिंग वाला भी, ये भी 2016 में ऐड हुआ है। तो ये इसके लिए बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है टाउन प्लानिंग के लिए। टाउन प्लानिंग के लिए किस लेवल का बैकग्राउंड चाहिए, या तो आपकी डिग्री हो टाउन प्लानिंग में तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर ये जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो उन्होंने ऑलमोस्ट इसका 60-70% कवर किया होता है टाउन प्लानिंग का, वो अगर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। बगैर बैकग्राउंड के अगर आप रखना चाहते हैं तो किया तो जा सकता है, लेकिन टाइम फिर ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर कोई सिविल इंजीनियर टाउन प्लानिंग को रखता है तो वो शायद इसको 9 से 10 दिनों में प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बगैर बैकग्राउंड के इसको आप करना चाहते हैं तो शायद ये आपके 25 से 30 दिन आपके कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके भी 2016 से लेकर 2021 तक के रिजल्ट्स है। 2016 इसका पहला साल था जो पहला रिजल्ट इसका आया, तो 2016 में इसमें राउंड अबाउट 2300 प्लस स्टूडेंट अपीयर हुआ था 2016 में, और उसमें से 99% स्टूडेंट 2016 में फेल हुआ था। 99% स्टूडेंट 2016 में फेल हुआ था। सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे जो 2016 में पास हुए थे टाउन प्लानिंग में, आउट ऑफ 2300, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर इसका टाउन प्लानिंग में 47 था 2016। तो 2016 में तो टाउन प्लानिंग ने स्टूडेंट्स के कैरियर तबाह कर दिए। 2016 में स्टूडेंट बहुत बुरी तरह से टाउन प्लानिंग में फेल हुआ था, ठीक। फिर 2017, 2017, 18, 19, 20, 2017-18 में जो है इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास तो हो गया, लेकिन कोई अच्छा स्कोर नहीं आया स्टूडेंट्स का, क्योंकि 2017 में क्योंकि बहुत बुरा रिजल्ट था, तो 18-19 में बहुत कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया, लेकिन जिन लोगों ने ऑप्ट किया वो पास हो गए, लेकिन कुछ स्कोर उनका अच्छा नहीं आया। स्कोर उनका 50s में था, 50s में 17-18 में। 19, 20, 21 इन तीनों सालों में इस सब्जेक्ट में स्पेशली 21 का रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है टाउन प्लानिंग का। 2021 में ये सब्जेक्ट जो है 70 प्लस में गया, तो रिकमेंडेड किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड है इस सब्जेक्ट का, वो लोग अगर लेना चाहें तो वो लें। 70 प्लस में 2021 में इसका स्कोर था, तो स्कोरिंग वाइज अच्छा है, लेकिन बगैर बैकग्राउंड वाले अवॉइड करें तो बेहतर है। मेरी एडवाइस उनको यही है, बाकी अगेन चॉइस उनकी अपनी। अच्छा जी, तो टाउन प्लानिंग 2023 के लिए रिकमेंडेड है सिविल इंजीनियर्स या डिग्री वाले जो लोग, बाकी अवॉइड करें तो बेहतर। नेक्स्ट है जी ग्रुप 4 हिस्ट्री वाला ग्रुप है। अच्छा, इसमें नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडो पाक हिस्ट्री जो है ओल्ड सिलेबस में ये 200 का था, न्यू सिलेबस में ये 100 का है। मीन के 2015 तक इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ 200 स्कोर था, और 2016 से ऑनवर्ड ये 100 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसका 2016 से ऑनवर्ड आउट ऑफ 100 स्कोर है। अच्छा, इसका सिलेबस जो इंडो पाक हिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है, जब ये 200 मार्क्स का था तो उस वक्त इसका सिलेबस था 712 से लेके 1947 तक इसका सिलेबस था। मोहम्मद बिन कासिम से लेके पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तक इसका सिलेबस था पहले, जब ये 200 का था। अब उन्होंने इसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया। होना तो ये चाहिए था कि इसका सिलेबस कम कर देते, लेकिन उन्होंने सिलेबस कम नहीं किया, बल्कि उल्टा ऐड कर दिया, इसका सिलेबस बढ़ा दिया। लिहाजा अब इसका जो सिलेबस है इंडो पाक हिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है 712 से और एंड होता है प्रेजेंट डे के ऊपर। प्रेजेंट डे मीन कि जब आपके पेपर बनना शुरू होंगे। इट मीन कि उन्होंने 1947 के बाद वाला एरिया भी इसमें ऐड कर दिया, तो लिहाजा उन्होंने इसका सिलेबस बढ़ा दिया है। अब इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस 300 नंबर का इसका सिलेबस है, लेकिन उन्होंने मार्क्स इसके 100 रखे हुए हैं, ठीक। अब बीइंग ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी समझता है कि ये तो उसका अपना सब्जेक्ट है, और उसको कोई नजर नहीं आएगा, तो वो यही कहता है कि इंडो पाक हिस्ट्री ये तो मैंने सुना हुआ है। अब कासम, मोहम्मद बिन कासम, गौरी, गजनी, बाबर, इनके बारे में हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, हल्का फुल्का में आइडिया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये समझते हैं कि ये उनका अपना सब्जेक्ट है, हालांकि उन्होंने एज ए सब्जेक्ट इसको कभी नहीं पढ़ा होता, ठीक। तो पहली बात तो ये ज़हन से निकाल दें कि ये आपका अपना सब्जेक्ट नहीं है। आपका अपना सब्जेक्ट वही है जिसमें आपने डिग्री की, ठीक है ना, वही आपका अपना सब्जेक्ट है। बाकी बीइंग ए पाकिस्तानी कि ये आपका अपना सब्जेक्ट है, ये आपकी हिस्ट्री है, तो वो नहीं। आपने कभी इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। आपने जो पढ़ी है हिस्ट्री वो इसका टोटल कोर्स का 1% भी नहीं है इसके सिलेबस का।
अब अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में पहली दफा प्रॉपर इसको हिस्ट्री को कवर करना है, इंडो पाक हिस्ट्री को, तो उसको जो टाइम चाहिए 40 to 45 डेज चाहिए, 40 से 45 दिन लगेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए इंडो पाक हिस्ट्री की। अब इंडो पाक हिस्ट्री की जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग किसके साथ है इस सब्जेक्ट की? ओवरलैपिंग इसकी सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग है इंडो पाक हिस्ट्री की, वो पाकिस्तान अफेयर के साथ। पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस देखा हो तो वो भी 1947 से पहले वाला एरिया सारा ऑलमोस्ट इसके साथ ओवरलैप करता है इंडो पाक हिस्ट्री के साथ जो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर का 50% सिलेबस इंडो पाक हिस्ट्री में कवर हो जाता है। ठीक है, 50% सिलेबस इंडो पाक हिस्ट्री में कवर होता है। ठीक, तो अगर आप इसकी स्कोरिंग देखें इंडो पाक हिस्ट्री की, स्कोरिंग इंडो पाक हिस्ट्री की क्या है? ये है जी रिजल्ट, जरा सही आंखें खोल के देखना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो बगैर सोचे समझे इंडो पाक हिस्ट्री को रख लेते हैं। तो ये जरा रिजल्ट्स देख लें ताकि आपकी आंखें ठंडी भी हो जाएं। 2019 में देखें 3022 स्टूडेंट अपीयर हुआ इसमें, और सिर्फ 6 स्टूडेंट थे जिनका 120 क्रॉस। अब डेफिनेटली इन 3000 स्टूडेंट्स में से बहुत से ऐसे होंगे जिनका मास्टर भी होगा हिस्ट्री में। फेलियर रेशो देखें 1347 स्टूडेंट फेल हुए। फिर 2020 का रिजल्ट देखें, उसका उससे भी बुरे हालात है, 1500 स्टूडेंट फेल हो गए। 2021 का रिजल्ट देखें, उससे भी बुरे हालात है, सिर्फ 5 स्टूडेंट 120 क्रॉस हुए। ठीक है, इसका जो अच्छा रिजल्ट था, जो बेहतर था, वो 2018 का रिजल्ट था इंडो पाक हिस्ट्री 2018। उसमें 2018 में इसके रिजल्ट्स बेहतर थे। 17 का रिजल्ट भी इसका बहुत बुरा था। ये बाकी वो 2016 से 2006 से देख लें, 1-2 साल इसके बहुत अच्छे थे। 2007 में अच्छा था, 2009 में अच्छा था, 2012 में अच्छा था। बाकी इसके रिजल्ट्स आपके सामने। तो रखना चाहते हैं तो फिर सोच समझ के रखिएगा, फिर इसको फिर थारोली कवर करें अगर रखना ही, ताकि आप इन 5-6 में आ जाएं जिन्होंने 120 जो 60% प्लस में जो। नेक्स्ट है जी, तस्बीह खान सिर्फ उर्दू का सब्जेक्ट ऐसा है जो आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी सब पेपर्स आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं, या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आपने उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करनी होती है, बाकी आपने सारे इंग्लिश में अटेम्प्ट करने। तो उर्दू वाला जो है ना वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री जो है ये भी पहले 200 मार्क्स का। अब इस्लामिक हिस्ट्री जो है, इसका जो सिलेबस है इस्लामिक हिस्ट्री का, वो स्टार्ट होता है प्री इस्लामिक पीरियड से। इस्लाम से पहले जो सिविलाइजेशंस थी वहां से स्टार्ट होता है, और प्रेजेंट डे के ऊपर एंड होता है। प्रेजेंट डे मीन दिसंबर 2021 दिसंबर 2022 जब आपके पेपर बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो सिलेबस वाइज ये भी कोई शॉर्ट नहीं है, ये भी एक प्रॉपर हिस्ट्री है। प्रॉपरली आपको टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ आप ये समझें कि आप मुसलमान हैं और आप जो है वो बीइंग ए मुस्लिम हमें ये हिस्ट्री आती होगी, ऐसा नहीं। अब इसमें स्टूडेंट जो है वो इसको भी ज्यादा आप करने की कोशिश करते हैं। आप अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री रखेंगे तो उनकी कोई इस्लामियात कवर हो जाएगी, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, इस्लामिक हिस्ट्री रखने से आपकी इस्लामियात कवर नहीं होगी, क्योंकि इस्लामियात है ही, उसका सिलेबस ही और है सारा, और इस्लामिक हिस्ट्री का सिलेबस और है। आज तक हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि इस्लामियात क्या है और इस्लामिक हिस्ट्री क्या है। इस्लामियात में आप इस्लाम की बेसिक चीजें कवर करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, रिसालत, आखिरत, सिस्टम, ये सारी चीजें। इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ था, बेसिकली जंगें कौन सी हुई, किन किन एरियाज को कवर किया, किसने कवर किया, वो सारी इसमें चीजें हैं। तो लिहाजा इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है इस्लामियात के साथ।
उसकी एमसीक्यूज में इस्लामियात के एमसीक्यूज इस्लामिक हिस्ट्री अरेबिक के साथ ओवरलैप करती है, ठीक है। अरेबिक यूं समझे कि 35 to 40% अरेबिक का सिलेबस इस्लामिक हिस्ट्री में कवर होता है। बाकी इसकी इस्लामिक हिस्ट्री आपको एक और चीज में हेल्प करती है, इंग्लिश एस्से में। इंग्लिश एस्से में हर साल तो नहीं है, लेकिन एक आध साल बाद जो है वो इस्लाम से रिलेटेड एस्से आ जाता है, ठीक है ना। 2021 में तो नहीं था, लेकिन इससे पहले 2019, 16, 17 में आया हुआ था इस्लाम से रिलेटेड एस्से। तो जिन लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो उनके लिए उस एस्से को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक। तो ये इसके ओवरलैपिंग या इसके एडवांटेजेस थे। अब बीइंग ए मुस्लिम जो है, मैंने बताया कि मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको रखता है, और बेस किस बेस पे इसको रखता है, जो मैट्रिक एफएससी में उसने इस्लामियात पढ़ी होती है, उस बेस पे इसको इस्लामिक हिस्ट्री को सीएसएस में आप करते हैं, ठीक है ना। वो जो मैट्रिक में 40-50 पेजेस की इस्लामियात है, और इसी तरह एफएससी में भी 40-50 पेजेस वाली इस्लामियात है, तो उसकी बेस के ऊपर वो रख लेता है। वो बेस बहुत वीक है। हाल तो ये बगैर बैकग्राउंड के भी कवर की जा सकती है इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है ना। अब इस्लामिक हिस्ट्री जो है, इसकी स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं सिंपली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये नॉर्मली 65 to 70% वाला सब्जेक्ट है। 65 to 70% इसमें स्कोर आता है। जब ये 200 का था तो 130 से 140 की रेंज में स्कोर देता था। अब ये 100 का है तो 65-70 की रेंज में इसमें स्कोर आ जाता है। 2002 से लेके 2008 तक इस सब्जेक्ट में जो है वो यूं समझे 140 से 150 स्कोर आता था। 2009 जो है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल था इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर। 2009 में जो है वो इसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 189 था इस्लामिक हिस्ट्री में, मीन के ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट था। 2009 का कहीं से आपको रिजल्ट मिले तो जो टॉप 50 स्टूडेंट थे उनमें से 36 स्टूडेंट इस्लामिक हिस्ट्री रखा हुआ था। इवन जो टॉपर था उसने भी इस्लामिक हिस्ट्री की वजह से टॉप किया था 2009 में। तो 2009 में इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन साथ ही 2010 जो है वो चीजें रिवर्स होगी। अब हर स्टूडेंट ने क्या किया, 2010 में जो लोग अपीयर हो रहे थे तो उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री, बाकी सारी हिस्ट्रीज को छोड़ के सारे इस्लामिक हिस्ट्री में घुस गए, क्योंकि 2009 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ था। तो इसलिए जो है उन्होंने बाकी सारी हिस्ट्रीज ड्रॉप की और उन्होंने कहा कि 2010 में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन 2010 में चीजें रिवर्स हो गई। 2010 में इस्लामिक हिस्ट्री में कोई 2700 स्टूडेंट अपीयर हुआ था, और उसमें सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे जिनका 120 जो जिन्होंने 100 क्रॉस किया था, ओनली 9 स्टूडेंट। और हाईएस्ट स्कोर 2010 में इस्लामिक हिस्ट्री में जो है वो 115 था, और वो भी 2010 का जो टॉपर था राना अब्दुल अजीज, उसका 115 स्कोर था इस्लामिक हिस्ट्री में। तो 2010 जो है यूं समझे कि बहुत बुरा रिजल्ट आया इस्लामिक हिस्ट्री का। लेकिन 2011 से लेके 2017 तक इस सब्जेक्ट में फिर अगेन 60-65% की स्कोर में रेंज में स्कोर आया। फिर 2018 में बुरी तरह स्टूडेंट इसमें फेल हो गया इस्लामिक हिस्ट्री में। 2018 में भी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बुरा रिजल्ट आया था, ठीक। 2002 में बहुत बुरा रिजल्ट आया, 2009 में बहुत बुरा, 2010 में बहुत बुरा रिजल्ट आया, 2018 में बहुत बुरा रिजल्ट आया इस्लामिक हिस्ट्री का। बाकी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। इवन 2019, 20, 21 इसमें भी इसका रिजल्ट जो है वो 60-65-70% की रेंज में स्कोर आया। टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा इस्लामिक हिस्ट्री, क्योंकि सिलेबस लेंथी है। ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज आपके कंज्यूम करेगा इस्लामिक हिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने एज ए सब्जेक्ट कभी पहला नहीं पढ़ा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी ब्रिटिश। ब्रिटिश हिस्ट्री जो है विदाउट बैकग्राउंड ये भी की जा सकती है। ब्रिटिश हिस्ट्री, अच्छा ब्रिटिश हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 1688 से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट डे को एंड होता है।
1688 से लेके प्रेजेंट डे के ऊपर एंड होता है। अगर पीरियड वाइज देखा जाए तो इसका सिलेबस तो इस्लामिक या इंडो पाक से कम है। इंडो पाक 712 से शुरू हो रही है, इस्लामिक हिस्ट्री 480 से शुरू हो रही है, जबकि ये जो है वो 1688 से शुरू हो रही है और प्रेजेंट डे के ऊपर एंड हो रही है। तो इट मीन ये तो सिर्फ 350-400 साल का सिलेबस है, ठीक है ना। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसी पीरियड में ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है उन्होंने रूल किए। इसी पीरियड में लेकिन टॉपिक वाइज इसका सिलेबस इंडो पाक या इस्लामिक से भी ज्यादा हो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में पहले ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ी और वो पहली दफा इसको पढ़ना चाह रहा है तो वो कितने टाइम में इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहा है? अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो उसको जो टाइम लगेगा ब्रिटिश हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए वो मिनिमम 45 डेज रिक्वायर्ड है। 40 to 45 डेज उसको चाहिए होंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। जहां तक स्कोरिंग की बात है ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो जब ये 200 मार्क्स का था तो उस वक्त इस सब्जेक्ट में ये स्कोर आता था। ब्रिटिश हिस्ट्री भी पहले 200 मार्क्स का था बिफोर 2015। जो आफ्टर 2015 जो है फ्रॉम 2016 टू 2000 ऑनवर्ड जो है ये 100 मार्क्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जब ये 200 मार्क्स का था तो उस वक्त इस सब्जेक्ट में स्कोर जो आ रहा था 110 से लेके 130 की रेंज में, मीन के 120 125 एवरेज इस रेंज में स्कोर आ जाता था जो स्टूडेंट इसकी अच्छी एफर्ट करता था। जो एक्सेप्शनल स्कोर होता था वो 140 प्लस में होता था, ठीक है। जब से 100 मार्क्स में कन्वर्ट हुआ है तो ये सब्जेक्ट जो है वो 2016 17 18 19 20 19 तक 16 17 18 19 इनमें इस सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो 70s में रहा ब्रिटिश हिस्ट्री में। लेकिन 2020 और 21 में ये सब्जेक्ट 80 प्लस में गया। बीस ओवरलैपिंग है तो इंग्लिश इसका सिलेबस जो है यूरोपियन हिस्ट्री का 1789 से स्टार्ट होता है। जो यूरोपियन हिस्ट्री है इसका सिलेबस 1789 से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट डे के ऊपर एंड होता है, ठीक। ये भी पहले 200 की थी, आप 100 मार्क्स कन्वर्ट किया है। आईआर अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री आप करते हैं तो 40-45 डेज वाला ये भी सब्जेक्ट है, और अगर आप आईआर के साथ रखते हैं तो फिर आप 20 to 25 डेज में इसको कवर कर लेंगे। 20 से 25 दिनों में ये कवर हो जाए यूरोपियन हिस्ट्री जो है। अब इसकी ओवरलैपिंग जो है मैंने आपको बता दी। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए यूरोपियन हिस्ट्री की स्कोरिंग ब्रिटिश हिस्ट्री से बेहतर रही है। जब ये 200 का था तो उस इस सब्जेक्ट में स्कोर 130 से 140 की रेंज में था। हाईएस्ट स्कोर 150 प्लस में भी चला जाता था जब ये 200 का था 2015 तक। जब से ये 100 में कन्वर्ट हुआ 16 17 18 इसमें 16 17 18 इन तीनों सालों में इस सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो 70 प्लस इसमें इस सब्जेक्ट एटीज में था और हाईएस्ट स्कोर 89 तक गया था, ठीक है। लेकिन 20-21 जो है इसमें भी ये सब्जेक्ट में बुरा रिजल्ट नहीं आया। 70s में इसका स्कोर रहा है 20 और 21 में यूरोपियन
ठीक है, तो ये भी वॉइस का क्या अभी भी इशू आ रहा है? चले मैं अभी देखता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी देखते हैं आवाज को। अभी आई होप सो कि थोड़ा बेहतर, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ यूएस। यूएस हिस्ट्री जो है, बाकी सारी हिस्ट्री जो है पहले 200 की थी, सिर्फ यूएस हिस्ट्री जो है ये पहले भी 100 की थी, अब भी 100 मार्क्स की है। यूएस हिस्ट्री पहले भी 100 मार्क्स की थी, अब भी 100 मार्क्स की है। बाकी सारी हिस्ट्रीज पहले 200 की थी, अब वो 100 में कन्वर्ट हुई। ठीक, अगर आप आईआर या पॉलिटिकल साइंस के साथ यूएस हिस्ट्री को लेते हैं तो फिर ये आप यूं समझें कि 18 से 20 दिनों में आप इसको कवर कर लेंगे। और अगर आप इन दोनों के बगैर लेते हैं, अकाउंटिंग के साथ सपोज लेते हैं, या कंप्यूटर साइंस या किसी और कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो फिर आपका ये 25 से 30 दिन आपको लगेंगे इसकी प्रिपरेशन के, ठीक है, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। ठीक, यूएस हिस्ट्री के जरा रिजल्ट्स मैं थोड़ा सा आपको उसकी स्लाइड दिखा देता हूं, क्योंकि ये छोटा सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस जो है वो यूएस हिस्ट्री का ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट होता है 1490 से। इसका सिलेबस यूएस हिस्ट्री का स्टार्ट होता है 1490 से और प्रेजेंट डे के ऊपर एंड होता है इसका भी सिलेबस। ठीक, तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। ये 3 रिजल्ट्स इसके बहुत बुरे हैं यूएस हिस्ट्री के, 18, 19, 20। इन 3 रिजल्ट्स के अलावा बाकी सारे रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं। 2018 में बहुत ही बुरा रिजल्ट था यूएस हिस्ट्री का, 6801 स्टूडेंट, और एक भी स्टूडेंट जो है उसका 60 प्लस नहीं हुआ। नॉट ओनली अ सिंगल स्टूडेंट जो है जो 60 प्लस में गया। 19 में भी इसका बुरा रिजल्ट था, इतना अच्छा नहीं था, 20 का भी नहीं था, लेकिन 21 में इस सब्जेक्ट में रिकवर किया। 2021 में इसका रिजल्ट अच्छा था। 2022 का जो पेपर है वो भी आसान था, उससे यही लग रहा है कि 2022 में भी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखें पिछले 16-17 सालों में ये 3 साल इसके ऊपर बहुत बुरे रहे हैं, ठीक, बाकी इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे। तो रिकमेंडेड है 2022 के लिए, 2023 वालों के लिए। दो 2023 में जो स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं वो अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं आईआर या पॉलिटिकल साइंस के साथ। प्रोफाइल में नंबर 1 जो सब्जेक्ट है वो जेंडर स्टडीज का है। विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है जेंडर स्टडीज, बगैर बैकग्राउंड के। है फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, फेमिनिज्म वाली, वो सारी आपने इसमें कवर करनी है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है सब्जेक्ट के? सबसे बड़ा एडवांटेज हर साल आता है, हर साल वुमेन से रिलेटेड ऐसे आता है। इस साल भी 2022 के पेपर में भी आया हुआ, तो उस सब्जेक्ट का ये ऐसे का मटेरियल आपको दे देता है ये सब्जेक्ट जो, ठीक। फिर दूसरा इसका एडवांटेज जो है वो इस्लामियात है। इस्लामियात में भी वुमेन राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है हर साल, तो वो भी आपके 20 मार्क्स जो है वो इस्लामियात में भी ये कवर कर देता है, जेंडर स्टडीज जो। फिर तीसरा इसका एडवांटेज जो है या ओवरलैपिंग जो है वो सोशियोलॉजी के साथ है। सोशियोलॉजी जो ग्रुप 7 में है
वो बेसिकली यूं समझे कि जेंडर स्टडी निकला ही सोशियोलॉजी से है। ये सोशियोलॉजी में पहले पढ़ा जाता था, अब एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इसको पढ़ा जाता है। तो सोशियोलॉजी के साथ इसकी कुछ ओवरलैपिंग है। अगर आप सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडी का साथ सब्जेक्ट है, इसके भी रिजल्ट्स जो है वो 2016 से लेके 2021 तक के रिजल्ट्स हैं इसके। 2016 से लेके 2021 तक देखे जाए तो सारे रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, सिर्फ एक साल का रिजल्ट इसका बुरा है। और वो साल कौन सा है? वो 2020 है। 2020 में जेंडर स्टडीज में 50s और 60s में रिजल्ट आया था। 55, 60, 65 इस रेंज में स्टूडेंट का स्कोर गया था। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 68, 69 इस रेंज। लेकिन 2016, 17, 18, 19, 21 इन सारे सालों में ये 80 प्लस में रहा है। इवन 2017 में इसमें हाईएस्ट स्कोर 92 था जेंडर स्टडी में। 2017 में जेंडर स्टडी में हाईएस्ट स्कोर 92 था। ठीक है ना। 2021 में भी जेंडर स्टडीज में 80s में स्कोर आया और हाईएस्ट स्कोर 21 में भी आई थिंक 91 या 92 है। इसमें भी ये 90s में गया। 2021 में भी इसका रिजल्ट जो है, ठीक है ना। तो रिकमेंडेड है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड है। अगर वो लेना चाहें तो रखें, एसए में भी हेल्प करेगा और इस्लामियात वगैरह उसमें भी हेल्प करेगा। छोटा सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, यूं समझे गप्पे मारने वाला सब्जेक्ट है, सिंपल वर्ड्स में कहें वो वाला सब्जेक्ट। जेंडर स्टडी का बता दिया, आप 6 सालों में से 5 साल अच्छा रिजल्ट रहा है, 1 साल इसका बुरा रिजल्ट आया और वो 2020 का है। 2020 का पेपर आप चेक कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंसेज जो है ये भी न्यू सब्जेक्ट है, ये भी पहले नहीं था, ये भी 2016 में पहली दफा ऐड हुआ। विदाउट बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस किया जा सकता है, लेकिन अगर बायो या केमिस्ट्री का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा सूटेबल है। किस लेवल तक? अगर एफएससी लेवल तक बायो या केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो हाँ, जिन लोगों ने साइंस कभी नहीं पढ़ी वो ना ही रखें तो बेहतर है, ठीक है ना। बायो या केमिस्ट्री अगर दोनों पढ़ी हुई तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी पढ़ी हुई है तो आप एनवायरमेंटल साइंस रख सकते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे जो बायो वाले हैं या केमिस्ट्री वाले लोग जो हैं उनके लिए सूटेबल सब्जेक्ट है। बुकिश है जी, याद करने वाला सब्जेक्ट है। डेफिनेटली साइंस है तो साइंस में चीजें आप अपनी तरफ से तो ऐड नहीं करेंगे, तो वो कंसेप्ट्स क्लियर करके उन्हीं को रिप्रोड्यूस करना होता है। ठीक, इस सब्जेक्ट का भी एडवांटेजेस हैं कुछ। इसका भी एडवांटेज ये है कि एनवायरमेंटल साइंस में से भी इंग्लिश एसए आ जाता है, एसए में कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है। जैसे 2018 का एसए का पेपर उठाए ना तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एसए आया हुआ था, तो ये वहां पर एसए में हेल्प कर जाता है कभी कभार, हर साल नहीं। फिर दूसरी एनवायरमेंटल साइंस के ओवरलैपिंग जो है वो है इसला जो आपका जनरल साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें भी 10% इसकी ओवरलैपिंग है। फिर तीसरा एनवायरमेंटल साइंस आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करता है, क्योंकि एनवायरमेंट आजकल एक बर्निंग इशू है, हर जगह डिस्कस होता है, तो इसी वजह से इसकी अपडेटेड चीजें जो है वो करंट अफेयर में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे 2016 में करंट अफेयर का पेपर उठाएं तो उसमें एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां पर भी आपको हेल्प कर जाता है। एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस जो है कवर करने के लिए 16-17 दिनों में आप अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, 16 to 17 डेज में, ठीक है ना। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इस सब्जेक्ट को तो इसके रिजल्ट्स मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2006 से लेके तो 2016 से लेके 2021 तक के इसके रिजल्ट्स हैं। तो 2016 से लेके 2020 तक इस सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा रिजल्ट था। ये भी 70s और 80s में था ये सब्जेक्ट, लेकिन 2021 में इस सब्जेक्ट में रिजल्ट बुरा है। बुरा इन सेंस के 50s और 60s में रहा है ये सब्जेक्ट जो। तो लिहाजा 2021 का रिजल्ट इसका इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इससे पहले जो 4-5 सालों के रिजल्ट्स हैं उसमें ये 70s और 80s में था। तो फिर भी एक पिछले 6 सालों में 1 साल इसका भी रिजल्ट बुरा है, जैसे जनरल स्टडी का 1 साल बुरा था, तो ये भी जो है वो बाकी 5 साल इसके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो रिकमेंडेड है 2023 वालों के लिए, अगर रखना चाहें तो वो इसको कंसिडर करें इस सब्जेक्ट को, साइंस वाले स्पेशली बायो वाले या केमिस्ट्री वाले। इंजीनियर्स वगैरह भी रखना चाहें तो रखें, क्योंकि उन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी होती है। 6 साल में से 5 साल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, 1 साल इसका एवरेज रिजल्ट आया, रिकमेंडेड। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है,
एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो है इसके लिए भी आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। अगर तो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मिनिमम बायो एफएससी तक पढ़ी हो आपने, तो फिर आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री लेते हैं। ये ओल्ड सिलेबस में दोनों सेपरेट थे, 100 मार्क्स की एग्रीकल्चर था और 100 की फॉरेस्ट्री था। न्यू सिलेबस में उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, 50 मार्क्स का एग्रीकल्चर कर दिया और 50 की फॉरेस्ट्री कर दिया। अब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया वो फॉरेस्ट्री का है, क्योंकि फॉरेस्ट्री में आपने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स याद करने होते हैं, तो वो फिर टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं तो फिर आप यूं समझें कि 25 से 30 दिन आपको इसको कवर करने के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं बेसिकली, दोनों को मिक्स करके एक बनाया हुआ। ओल्ड सिलेबस में तो ये दोनों थे, सेपरेट थे, ठीक है। तो 25 से 30 दिन आपको लगाने होंगे, फिर जाके ये प्रॉपर कवर होगा ये सब्जेक्ट जो है। और स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो जब ये सेपरेट थे 2015 तक, तो इन दोनों में अच्छा स्कोर था। एग्रीकल्चर भी जो है वो 70+ 80+ वाला सब्जेक्ट था और फॉरेस्ट्री भी 70s और 80s में था। लेकिन जब से इन दोनों को कंबाइन किया, मिक्स किया, तो इन दोनों के सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं आते। 16, 17, 18 इन तीनों साल, 16 और 17 स्पेशली जो है, इन सालों में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में जो स्कोर था वो 30s और 40s में था, 16 और 17 में। 18 में इसका रिजल्ट 50s और 60s में रहा। अब 19, 20, 21 इन तीनों सालों में फिर इस सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो 40s, 30s और 40s में इसका रिजल्ट रहा। तो पिछले 6 सालों में आप यूं समझे कि 2018 एक ऐसा साल था जिस साल इसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया, बाकी सालों में इसके रिजल्ट्स को इतने अच्छे नहीं है। तो लिहाजा अगर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री लेना है तो फिर थोड़ा देख लें कि इसके रिजल्ट्स को इतने इनकरेजिंग नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी बॉटनी। बॉटनी के लिए आपका बैकग्राउंड एमएससी बॉटनी होना चाहिए। BS 4 ईयर बॉटनी है तो फिर रखें। अगर आपने 2 साल वाली BSc की हुई है बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ, तो फिर बॉटनी ना रखें। MSc बॉटनी है या BS 4 ईयर बॉटनी है तो फिर रखें। ओल्ड सिलेबस में बॉटनी 200 नंबर का था, न्यू सिलेबस में उन्होंने इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, तो सिलेबस इसका भी 200 वाला है, ठीक है ना। स्कोरिंग वाइज ये पहले भी बहुत अच्छा था। पहले भी इस सब्जेक्ट में जो जब ये 200 का था तो उस वक्त 160, 170 की रेंज में इसमें स्कोर आ जाता था, मीन के 70-80% की रेंज में इसका स्कोर था। अब ये 100 में कन्वर्ट हुआ है, तो अब भी में 2016 से लेकर 2021 तक के जो रिजल्ट्स हैं वो 70s और 80s में है। तो लिहाजा जिन लोगों ने MSc बॉटनी किया हुआ है या BS 4 ईयर बॉटनी किया है वो बॉटनी को प्रेफर कर सकते हैं, रख सकते हैं अगर रखना चाहें। हाँ, टाइम उनका लगेगा, टाइम क्योंकि सिलेबस इसका 200 वाला है, तो इसलिए जो है वो इसमें सिलेबस जो है वो अच्छा। एक बात और ज़हन में रखिएगा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में हमने मास्टर किया होता है, जिस सब्जेक्ट में हमने मास्टर किया होता है, वो सब्जेक्ट CSS में फेल करवाने में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ये बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा। क्यों, कैसे? हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास हैं, जिसमें उन्होंने मास्टर किया हुआ और वो सब्जेक्ट उन्होंने CSS में रखा हुआ, उसमें वो फेल हुए बैठे। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि हम अपने सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देते। हम ये समझते हैं कि हमने MSc की हुई है, MPhil किया हुआ है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम अपने सब्जेक्ट को पढ़े दोबारा से। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तो फिर भी आपने अपने सब्जेक्ट को टाइम CSS में लाजमी देना। 2017 में एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में फेल हो गया था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट अपने ही सब्जेक्ट में वो फेल था। अब इसमें बंदा किसको दोष दे? यूनिवर्सिटी वालों को कि उन्होंने किस स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दे दिया, ठीक है, या फिर जो है वो उस स्टूडेंट को कहे कि उसने सही तैयारी नहीं की। मेन इसका रीजन यही होता है कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता, वो अपने सब्जेक्ट का टाइम भी दूसरे सब्जेक्ट को दे देता है। वो इसी खुशफहमी में होता है कि जैसे उसने जो है वो मास्टर या MPhil किया हुआ तो उसको क्या जरूरत पड़ी है। तो इसलिए आप लोगों को एडवाइस मेरी यही है कि अगर जिसमें आपने मास्टर किया हुआ है और वो आप CSS में आप करना चाह रहे हैं तो उसको प्रॉपर टाइम देना है आपने, इस खुशफहमी में ना रहिएगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के लिए आपका बैकग्राउंड जो है वो MSc ज़ूलॉजी या BS 4 ईयर ज़ूलॉजी हो तो फिर रखें। 2 साल वाली किसी ने ज़ूलॉजी की हुई है
बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तो वो जूलॉजी 2 ईयर की बेस के ऊपर मत रखें, बीएससी की बेस पर। 4 ईयर बीएस है जूलॉजी या एमएससी जूलॉजी है तो फिर आप इसको रखें, या फिर डॉक्टर है एमबीबीएस फिर रखें, डीवीएम वाले हैं वो रखना चाहें जूलॉजी तो वो रख सकते हैं, डॉक्टर वेटरी मेडिसिन वाले तो वो भी अगर जूलॉजी लें तो कवर होता है, उनका भी काफी एरिया। हाँ, डॉक्टर्स को डेफिनेटली टाइम ज्यादा देना पड़ता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं अगर वो जूलॉजी लेते हैं तो उन्होंने जूलॉजी यूं समझे कि 30 to 40% कवर किया होता है, बाकी 50 to 60% उन्होंने कवर करना होता है। अच्छा, जूलॉजी के साथ भी यही इशू है कि ये भी पहले 200 मार्क्स का था, अब 100 मार्क्स में कन्वर्ट हुआ, तो सिलेबस इसका भी 200 वाला है, ठीक है। तो जूलॉजी के जो है इसके स्कोरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये 200 का था तो उस सब्जेक्ट में कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। जब से ये 100 में कन्वर्ट हुआ है 2016 से ऑनवर्ड जूलॉजी 16, 17, 18 इन तीनों सालों में जूलॉजी में कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 50s में ज्यादातर स्कोर था या अर्ली 60s में था, ठीक है ना। लेकिन 19, 20 और 21 इन तीनों सालों में जूलॉजी 70 प्लस में गया, 70 प्लस में जूलॉजी में स्कोर आया, ठीक है ना। तो लिहाजा रिकमेंडेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों की डिग्री है। टाइम लगेगा उनको कवर करने में, यूं समझे कि 20 से 25 दिन या 30 दिन लगेंगे इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन के, तो किया जा सकता है। अभी इसका पिछले 3-4 सालों से 3 साल से रिजल्ट इसके अच्छे हैं, लेकिन इससे पहले वाले इसके रिजल्ट अच्छे नहीं। नेक्स्ट है जी इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने एमफिल या पीएचडी भी किया हुआ है तो बेहतर है कि अवॉइड करें इससे। एक एवरग्रीन लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर जो है, और इसमें जो हाईएस्ट स्कोर आता है इंग्लिश लिटरेचर में, हाईएस्ट स्कोर 60-62 तक आता है इसमें। तो ये एक एवरग्रीन लो स्कोरिंग का मतलब ये है कि ये पिछले 16 सालों में कभी भी इस सब्जेक्ट में 80 प्लस, 70 प्लस, 90 प्लस में ये कभी भी नहीं गया। तो 60-65 इसका हाईएस्ट स्कोर है, नहीं तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो 30s और 40s में फॉल करता है। तो इसलिए, और अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि शायद इंग्लिश लिटरेचर रखने से उनका एसए पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसे इंग्लिश लिटरेचर रखने से पास होता तो सारे फिर इंग्लिश वाले सीएसएस पास करते और तो कोई करता ही ना। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है स्कोरिंग वाइज कोई इतना अच्छा नहीं है, अवॉइड करें तो बेहतर है, लेकिन अगेन चॉइस आपकी अपनी है। नेक्स्ट है जी उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर रखने के लिए 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स सामने होनी चाहिए, अगर वो हैं तो उर्दू रखें, अगर वो नहीं है तो उर्दू ना रखें। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप में होनी चाहिए? नंबर 1 ये है कि उर्दू की राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मली आपको पता है कि स्टूडेंट जो है एफएससी तक उर्दू लिखता है, अगर आपने भी एफएससी तक उर्दू लिखी है और एफएससी के बाद कभी उर्दू नहीं लिखी तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी थी भी तो वो अगर आप चेक करेंगे तो वो खराब हो चुकी होगी। नंबर 2 राइटिंग स्पीड। आपके बाकी सारे पेपर्स इंग्लिश में होने हैं, जब एक आधा पेपर आप उर्दू में देंगे तो आपकी स्पीड जो है वो डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उर्दू लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता। स्टूडेंट तो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता तो वो उर्दू कहाँ से लिखने की प्रैक्टिस करेगा? तो इसलिए उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है उर्दू के पेपर में, जिसकी वजह से हो सकता है उसका एक आधा क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है उर्दू रखने के लिए वो है उर्दू की वोकेबुलरी। अब हम डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स इतने ज्यादा यूज करते हैं कि हमें उर्दू का अल्टरनेट वर्ड पता ही नहीं होता। आप पेपर में बैठ के ये भी एक हिंड्रेंस क्रिएट होगी आपके लिए कि आप वहां बैठ के सोचना शुरू कर देंगे कि इसको उर्दू के, हो सकता है आपको इंग्लिश का वर्ड आता हो लेकिन उसको उर्दू के मीनिंग आपको ना आ रहे। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उर्दू रखने के लिए पोएट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, शेर व शायरी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर आप उर्दू रखें। उर्दू पहले 200 नंबर का था, अब 100 नंबर का है, और ये लिटरेचर है, ठीक है ना, लैंग्वेज नहीं है, लिटरेचर है। इसमें 50% उर्दू की हिस्ट्री है कि उर्दू कहाँ से शुरू हुई, पहली नज़म किसने लिखी, पहली गजल किसने लिखी, वो सारी चीजें हैं। और 50% इसका रिसेंट जो है वो लिटरेचर है, जिसमें पोएट्स हैं, शायर हैं, और शायरों में जो है इकबाल है, फैज है, मजीद अमजद है, नासिर काज़मी है। और फिर नसर वाले पार्ट में जो है इसमें अफसाने, मंटो के अफसाने और अहमद नदीम कासमी के अफसाने हैं। तो लिहाजा सिलेबस वाइज ये कोई शॉर्ट नहीं है, सिलेबस वाइज लेंथी है। अगर ये सारी चीजें आप में हैं जो मैंने बताई है तो फिर ये 70, 72, 73 तक स्कोर देगा। अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि फिर आपको पास करा दे लेकिन अच्छा स्कोर ना दे। लिहाजा जिन लोगों का इंटरेस्ट है शायरी वगैरह में तो वो लोग रखें। नेक्स्ट है जी ग्रुप 6 में आए।
ग्रुप 6 में नंबर 1 जो है वो लॉ का सब्जेक्ट है। लॉ ये सिर्फ LLB वालों का सब्जेक्ट है। LLB के बगैर ये आप नहीं किया जा सकता। अगर आपने LLB किया तो फिर आप इसको रखें, अदरवाइज ना रखें। ये भी पहले 200 नंबर का था, आप 100 में कन्वर्ट किया है, तो सिलेबस इसका भी लेंथी है। अगर आपने LLB किया तो फिर भी आपको 30 से 35 दिन इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल या 5 साल की डिग्री का सिलेबस आपको महीना तो लगेगा रिवाइज करने में। तो इसलिए ये उन स्टूडेंट्स का है जो LLB वाले हैं। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी 60, 65, 55, 65 की रेंज तक स्कोर देता है। ये 80 प्लस 70 प्लस में बहुत ही रेयर जाता है। 80 प्लस में तो कभी नहीं गया हमने, तो इसका स्कोर मैक्सिमम 60s और अर्ली 70s में ही देखा है। ठीक, तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये अगर किसी ने रखना है तो जिसका बैकग्राउंड LLB का है तो वो रखें, बाकी ना रखें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसकी 100% ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस के साथ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ लेना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में 6 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में 10 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो वो सारे आपको ओवरलैप करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बगैर रखना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो फिर ये 18 से 20 दिन लगेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ इसको आप करते हैं तो 1-2 दिनों में आप इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि सारा सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस में कवर्ड होगा। ठीक है, स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो ये कोई इतना हाई स्कोरिंग कंसिडर नहीं किया जाता है इस सब्जेक्ट को। कुछ लेकिन साल इसके ऊपर अच्छे आए भी हैं जिनमें इसका अच्छा स्कोर आया है, जैसे 2019 और 20। 2019 और 20 में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में 70s में स्कोर था, 19 और 20 में। सबसे बुरा रिजल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बुरी तरह फेल हुआ था। बाकी जो इसके रिजल्ट्स हैं, इवन 2021 का जो रिजल्ट है 2021 का, वो रिजल्ट जो है वो भी इसका कोई 50s में ज्यादातर स्कोर है। यूं समझे कि बिलो एवरेज रहा है, 45 to 55, 60 की रेंज तक इसका स्कोर है। तो स्कोरिंग वाइज इसके 2 साल बहुत आउटस्टैंडिंग थे, 19 और 20। बाकी सालों में ये नॉर्मली लो स्कोरिंग रहा है या फिर फेल करवाया इसने। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ अगर आपने लेना है तो प्रेफर करें IR के साथ लें इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इसका 50% एरिया IR में कवर हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ का एक और एडवांटेज भी है कि ये भी इंग्लिश ऐसे में आपको हेल्प कर जाता है। कैसे आपको इंग्लिश ऐसे में हेल्प करता है इंटरनेशनल लॉ? देखिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसे आता है, पास ऐसे के पेपर्स उठाएं तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसे है, और ये मेन टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का। फिर UNO के ऊपर ऐसे आया, UNO रिफॉर्म्स के ऊपर ऐसे आया। UNO भी मेन टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लॉ जो है ये पहले तो बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें कुछ 2-3 साल बीच में बहुत बुरे आए हैं। मैं जरा इसकी स्टैटिस्टिक्स आपको इंटरनेशनल लॉ की जल्दी से दिखा देता हूँ। ये है इंटरनेशनल लॉ। 4 साल जो पिछले हैं वो इसके अच्छे नहीं है। 15, 16, 17 इनमें बेस्ट था, 14 में बुरा आया, बाकी इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन 2022 का जो पेपर आया ना, उससे लग रहा है कि ये दोबारा रिकवर करेगा या इसमें स्कोर आएगा 2022 में। रीजन बच्चे बताता हूँ, पहले सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लूँ ना, फिर रीजंस भी बताता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आसान सब्जेक्ट है। हमारी डेली लाइफ वाली सारी चीजें इसमें, इस्लाम में मैरिज के क्या लाज है, इस्लाम में डाइवोर्स के क्या लाज है, विरसे में जो चीज मिलती है वो कैसे डिवाइड होती है, इनहेरिटेंस क्या है। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की कोई यूं समझे कि 30% ओवरलैपिंग जो है वो इस्लामियात के साथ है। इस्लामियात 30% मुस्लिम लॉ में कवर हो जाती है। छोटा सब्जेक्ट है, 10 से 12 दिनों में कवर हो सकता है ये सब्जेक्ट जो है। लेकिन स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी 55-60 वाला सब्जेक्ट है। 55, 60, 65 तक ये स्कोर देता है। कोई ये 80 प्लस में एक आध बार गया है, और वो भी इन रिसेंट ईयर्स में, शायद 2019 में ये सब्जेक्ट में भी 70s और 80s में स्कोर था। इसके अलावा बाकी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। जो 2013 में इसमें बुरी तरह स्टूडेंट फेल था मुस्लिम लॉ में, और 2008 में भी स्टूडेंट इसमें मुस्लिम लॉ में बुरी तरह फेल था। तो स्कोरिंग वाइज अभी जो इसकी चल रही है 60, 65, 60, 65 की रेंज में चल रहा है। लेकिन सब्जेक्ट छोटा है, कवर किया जा सकता है। वो लैपिंग सिर्फ इस्लामियात के साथ है, ऑप्शनल में किसी के साथ नहीं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ जो है ये विदाउट बैकग्राउंड नहीं हो सकता। इसके लिए आपका बैकग्राउंड चाहिए, और बैकग्राउंड चाहिए MCOM, ICMA, CA, ACCA वाले जो लोग हैं वो रखें, या फिर MCOM वाला है, MBA वाले लोग जो उन्होंने भी कवर किया होता है, वो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की होता है MBA वालों के लिए। लेकिन
एमकॉम, आईसीएम, एसीसीए वाले लोग जो है वो रखना चाहें तो मर्केंटाइल रख सकते हैं। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल तो इसकी अच्छी स्कोरिंग नहीं थी 2021 में, लेकिन बाकी सालों में इस सब्जेक्ट में जो स्कोर है वो तकरीबन ठीक रहा है। 60, 65, 70 तक, ये 70 तक ये स्कोर दे रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिन्होंने अकाउंटिंग रखनी है, तो वो अगर रखना चाहें तो साथ रख सकते हैं मर्केंटाइल लॉ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी बगैर बैकग्राउंड के किया जा सकता है, विदाउट बैकग्राउंड आप कर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी। और छोटा सब्जेक्ट है, 9-10 दिनों में कवर हो सकता है क्रिमिनोलॉजी। किसी के साथ कोई खास ओवरलैपिंग नहीं है। इसका एक चैप्टर ओवरलैप करता है साइकोलॉजी के साथ, बाकी इसकी किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं है क्रिमिनोलॉजी की। नया सब्जेक्ट है, इसके सिर्फ 6 साल के रिजल्ट्स हैं क्रिमिनोलॉजी के भी। 2016 से लेकर 2021 तक के रिजल्ट्स जो हैं। 2021 में इसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। 2021 में क्रिमिनोलॉजी में यूं समझे कि कोई रिजल्ट आया 50s और 60s में रहा है, लेकिन इससे बाकी जो साल है 2020 तक ये सब्जेक्ट 70s और 80s में था। तो रिकमेंडेड है 2023 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं क्रिमिनोलॉजी अगर लेना चाहते हैं तो रख सकते हैं। दोनों के साथ चल जाएगा। वैसे ये क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो दोनों के साथ चल जाता है। के साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी फिलॉसफी। फिलॉसफी आप बगैर बैकग्राउंड के करना इसको मुश्किल है। अगर आपने डिग्री है आपकी फिलॉसफी में तो फिर तो जरूर आप करें, या पॉलिटिकल साइंस में आपने डिग्री लिया तो फिर भी आप कर सकते हैं। फिलॉसफी को अगर लेना है तो वो स्टूडेंट ले जो कि जिसने पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो, तो उसमें क्योंकि फिलॉसफर्स उसने कवर किए होंगे तो बाकी एरिया जो है वो उसको इजीली कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ फिलॉसफी सूटेबल है, बाकी किसी के साथ सूटेबल इतनी नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी डिग्री ना हो इसमें, ठीक है। फिलॉसफी जो है ये पहले 200 नंबर का था, अब 100 का है। तो जब ये 200 मार्क्स का था उस वक्त भी इसकी स्कोरिंग अच्छी थी। ये 70 प्लस 80 प्लस में 80s में, बल्कि इसमें मैं आपको एक मार्कशीट दिखाता हूँ। इस बार 90 तक भी फिलॉसफी में स्कोर गया है। हमारा एक स्टूडेंट है जिसकी ओवरऑल पाकिस्तान में 15 पोजीशन थी, इस दफा 7 कलीम जो है उसकी मैं मार्कशीट आपको दिखाता हूँ फिलॉसफी में, ताकि आपको आइडिया हो। हालांकि उसने ये देखें 7 क्लेम का फिलॉसफी में स्कोर 90 है, ठीक है। सोशियोलॉजी में देखें उसका 85 स्कोर। तो फिलॉसफी में 2021 में या वैसे भी इसमें अच्छा स्कोर आता है। रिकमेंडेड है फिलॉसफी 2023 के लिए, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिलॉसफी स्कोरिंग वाइज अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है, 12 से 14 दिन में ये सब्जेक्ट कवर हो सकता है। कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। प्लस ये इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प करता है क्योंकि मीडिया से रिलेटेड ऐसे आते हैं। इस बार भी 2022 में भी मीडिया से रिलेटेड ऐसे आया हुआ था, सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, तो ऐसे में भी हेल्प कर सकता है। छोटा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। स्कोरिंग वाइज अगर देखा जाए तो 60-65 तक ये स्कोर दे देता है। इसका सबसे अच्छा साल 2017 का था जिसमें इसमें 90 के रेंज में स्कोर था, हाईएस्ट स्कोर। 2017 जो है वो जर्नलिज्म का पिछले 10 सालों में बेस्ट रिजल्ट था जिसमें 80s और 90 में स्कोर गया था। तो रिकमेंडेड है, अगर रखना चाहे कोई स्टूडेंट तो रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है बगैर बैकग्राउंड के किया जा सकता है। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर साइकोलॉजी रखें तो ज्यादा सूटेबल है उनके लिए, क्योंकि इसमें 30 to 40% है ही बायो। इसमें जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा डिजीजेज है इसमें आती हैं, फिर ब्रेन है, ये सारी चीजें वो हैं जो कि बायो वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती हैं। डॉक्टर एमबीबीएस वाले साइकोलॉजी रखना चाहे तो रख सकते हैं। बीबीए एमबीए वालों ने एक आधा कोर्स साइकोलॉजी का पढ़ा होता है, वो रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओल्ड सिलेबस में साइकोलॉजी 200 नंबर का था, न्यू सिलेबस में ये 100 नंबर का है, ठीक। तो जब ये 200 नंबर का था तो उस वक्त भी इसमें हाई स्कोर था, 170-180 की रेंज में स्कोर देता था। अब ये 100 नंबर का है तो आप भी इस सब्जेक्ट में स्कोर जो है ये 2015-16 में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 18 से लेके 21 तक इस सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो 70s और 80s में आया। तो रिकमेंडेड है। सिलेबस बहरहाल इसका थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन स्कोरिंग इसकी अच्छी है।
वो रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है ज्योग्राफी भी, और ये भी पहले 200 नंबर का था, अब 100 का है। इसकी 10% ओवरलैपिंग जनरल साइंस के साथ है, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी की स्कोरिंग अभी जो सीएसएस की चल रही है इतनी अच्छी नहीं चल रही है अभी। इस सब्जेक्ट में 40s और 50s में स्कोर आ रहा है, 40s और 50s में। हाईएस्ट स्कोर कोई 60 की रेंज में जाता है, 80 प्लस में ये सब्जेक्ट या 70s में ये नहीं जा। ठीक। नेक्स्ट है जी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बगैर बैकग्राउंड के किया जा सकता है, जनरल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। सोशियोलॉजी जो है 9 से 10 दिनों में कवर हो सकता है। दूसरा ये भी इंग्लिश ऐसे में हेल्प करता है क्योंकि सोशल इश्यूज से रिलेटेड ऐसे आ जाते हैं, तो स्कोरिंग वाइज ये भी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन सोशियोलॉजी का भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये है जी सोशियोलॉजी के रिजल्ट्स। देखिए 2008 में बुरा रिजल्ट आया, 2012 में बुरा रिजल्ट आया, बाकी इसके अच्छे थे। 2016 में बुरा रिजल्ट आया, 2020 में बुरा रिजल्ट आया। देखिए हर 3 साल बाद इसका बुरा रिजल्ट आया, बाकी साल इसके सारे अच्छे हैं। 2021 में बहुत आउटस्टैंडिंग था, 19, 17, 18, तो लिहाजा आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। 23 वालों के लिए सोशियोलॉजी बल्कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, प्रेफर करें इस सब्जेक्ट को क्योंकि इसका स्कोर अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी बगैर बैकग्राउंड के किया जा सकता है, थोड़ा है भी, ये भी सोशियोलॉजी वाली नेचर का सब्जेक्ट है, सिलेबस थोड़ा लेंथी है, 17-18 दिनों में कवर होता है। स्कोरिंग वाइज ये भी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है। 2020 में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन 2021 में हाईएस्ट स्कोर इसमें 92 था एंथ्रोपोलॉजी में। बाकी 2016, 17, 18, 19 तक इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए। 2020 का इसका अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो ये भी रिकमेंडेड है, अगर कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं, बगैर बैकग्राउंड के आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची। ये चारों लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई स्कोरिंग है, लेकिन इन चारों के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेपर आपने उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, पंजाबी का पंजाबी में, सिंधी का सिंधी में, बलोची का बलोची में। ये चारों हाई स्कोरिंग है। इनमें सब में हाई स्कोरिंग जो है वो बलोची है जो 96, 97 तक स्कोर देती है, फिर पंजाबी है जो 91, 92 तक स्कोर देती है, फिर पश्तो सिंधी 88, 89, 90 को टच करती है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है लैंग्वेजेस भी, अगर कोई रख सकता है तो जरूर रखे। नेक्स्ट है जी पर्शियन और अरेबिक। पर्शियन और अरेबिक जो है ये आप विदाउट बैकग्राउंड नहीं हो सकते, इसके लिए आपको पर्शियन लिखना भी चाहिए, आनी चाहिए, पढ़ना भी आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर पर्शियन का पर्शियन में, अरेबिक का अरेबिक में। स्कोरिंग वाइज ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिग्री अगर आपकी है तो फिर आप इसको आप करें, अदरवाइज ना करें। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था इन ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है। आज रात को आपने बैठ के ये करना है कि ये जो मैंने आपको ओवरव्यू इनका दिया है, कुछ सब्जेक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट करें, 600 के बजाय 800 या 1000 नंबरों वाले सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट करें, और रात को बैठ के उनके पास पेपर, सिलेबस, उनके रिजल्ट्स जो मैंने आपको सोर्स बताया है वहां से उनके रिजल्ट्स को मजीद चेक करें। और कल आपकी होगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेक्शन, 1 by 1 हम आप लोगों का माइक ऑन करेंगे, और उसके बाद आप लोगों का बैकग्राउंड और वो सारी चीजों को से पूछ के आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था। अब बाकी जो दूसरी चीजें डिस्कस करनी थी उसमें तो टाइम नहीं रहा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेन रीजन फेल होने का क्या है। 2 बल्कि रीजन मैं आपको बताऊंगा। मेन जो है सीएसएस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होने का मेन रीजन जो है वो, आप लोग जरा मुझे मैसेज में बताएं क्या है मेन रीजन। सीएसएस में क्यों लोग इतने फेल होते हैं? सीएसएस में मेन रीजन जो फेल होने का है वो है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। स्टूडेंट लिखता ही नहीं है। आप लोग अपने एजुकेशन कैरियर के ऊपर जरा नजर दौड़ाएं, आपने कभी लिखा हो पेपरों के अलावा? मैट्रिक में आपने लिखा, पेपरों के में लिखा, एफएससी में आपने लिखा तो पेपर्स में लिखा है, एमएससी में लिखा तो पेपर्स में लिखा। कभी आपने जर्नल चीजों के ऊपर लिखा ही नहीं, कभी आपने जेन से मटेरियल निकाल के लिखा ही नहीं है, पेपर पे लाया ही नहीं। अगर आप ये कर लें तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। होने का दूसरा वो है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी फैमिली वाले, वो हमें डिस्करेज करते हैं, ठीक है।
आज आके आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएं कि आप सीएसएस करने लगे, तो सबसे पहले उसका जो रिस्पांस होगा वो आपको डिस्करेज करेगा, कि वो कहेगा कि छोड़ो, क्या करना सीएसएस कर। ठीक है, अगर सीएसएस करना है तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो आपको डिस्करेज करने वाले। ये जो ऐसे दोस्त हैं आपके, ये ना खुद कुछ कर सकते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि अपनी कंपनी को जो है वो उसमें चेंज लाएं और उन लोगों में बैठें जो कुछ करने की एबिलिटी रखते हैं और जो आपको भी इनकरेज करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आई होप सो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा आज का सेशन। कल आप लोगों की इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी तो उसमें हम मजीद चीजों को देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। मैडम आप जरा देख लें। Okay, sir. Thank you so much. Jazak.